नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत कराया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा दिल्ली में निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का संचालन रिकॉर्ड 12 दिन में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्माण करने वाले हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। सरकार ने 9 राज्यों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। टिड्डियों से फसलों को खास नुकसान नहीं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ की केंद्र सरकार से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी में चीन की हुवेई और ZTE कंपनियों को शामिल न करने की अपील। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का दौरा किया। 250 आईसीयू बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तर वाला ये अस्पताल आज से शुरू हो गया। इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बल, टाटा सन्स तथा अन्य निजी भागीदारों के साथ मिलकर 12 दिन में किया है। अस्पताल का दौरा करने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि अस्पताल बनाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाटा सन्स, इंडस्ट्रीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही ये तैयार किया है। लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने युद्ध स्तर पर कार्य कर ये अस्पताल तैयार किया है। एक रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना की अनुमति से नई दिल्ली घरेलू हवाई अड्डा T1 के नजदीक भूमि की पहचान की गई और 23 जून को अस्पताल बनाना शुरू कर दिया। इस अस्पताल का संचालन सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा के डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी करेंगे। अस्पताल का रखरखाव DRDO के जिम्मे होगा। अस्पताल में मनोविज्ञान सलाह केंद्र भी बनाया गया है। इस अस्पताल में जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए मरीजों को भर्ती किया जाएगा और इलाज निःशुल्क होगा। इस अस्पताल से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा जाएगा। अस्पताल पूरी तरह से वातानुकूलित है और 25,000 वर्ग मीटर में फैला है। प्रत्येक ICU बिस्तर पर वेंटिलेटर और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। अस्पताल में स्वागत कक्ष और रोगी प्रवेश खंड, चिकित्सा खंड और फार्मेसी और प्रयोगशाला अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों और नर्सों के लिए अलग खंड है। अस्पताल में 4 खंड बनाए गए हैं और प्रत्येक में 250 बिस्तर हैं। अस्पताल में मरीजों और चिकित्सा कर्मियों के आने जाने के लिए अलग अलग गलियारे बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से नईम अख्तर। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में विश्व के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ, बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और ICU सुविधाओं का जायजा लिया। श्री बैजल ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे गंभीर रोगियों पर विशेष ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कोविड अस्पताल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों पर बना अपनी तरह का सबसे बड़ा कोविड उपचार केंद्र महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने आज कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से देश में कोविड-19 के 4,09,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,856 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगी 1,64,000 से भी अधिक हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 61% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 2,44,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। पूरे देश में अभी 1,100 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच का काम किया जा रहा है। इन प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 2.5 लाख नमूनों की जांच की गई है। अब तक कोविड के लगभग 98 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक है।
आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो लगभग 61% के करीब जो पहुंच रहा है, ये शायद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से अभी इस रिकवरी रेट के आसपास केवल जो है रशिया है, बाकी सब दुनिया के विकसित देश हमारे रिकवरी रेट से पीछे हैं। दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट भी हमारा जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारत जो 135 करोड़ लोगों का देश है, उसमें जितने केसेस हुए हैं और उसमें केसेस में 60% से ज्यादा ठीक होकर घर चले गए हैं, बाकी जो हैं उसमें से अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोरोना के ऊपर निर्णायक विजय है वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। पुद्दुचेरी के स्वास्थ्य विभाग ने आज कोविड-19 के बारे में स्थिति रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47% से ज्यादा हो गई है। मृत्यु दर केवल 1.47% है। आज 43 लोगों में ये संक्रमण पाया गया। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 484 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 12 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोविड संक्रमित 59 रोगियों का इलाज चल रहा है, जिनमें सुरक्षाकर्मी और उनके संपर्क में आए लोग शामिल हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। पोर्ट ब्लेयर में 5 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रदेश में स्क्रीनिंग और नमूनों की जांच का काम जारी है। नागालैंड में आज कोविड-19 के 27 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 590 हो गई है। इनमें से 359 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 231 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से नमूनों की जांच और लोगों की स्क्रीनिंग के काम में तेजी आई है। मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों की निगरानी रख रही है। राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से सुरक्षित दूरी का कड़ाई से पालन करने और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 68% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि आज सर्वाधिक 29,117 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। जल्दी ही ये संख्या 30,000 टेस्ट पर दिन को पार कर जाएगी। अब राज्य में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 27,760 हो गई है। इस समय राज्य में कोरोना के 8,161 सक्रिय मामले हैं। 18,761 रोगी ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं और अब तक 785 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस साल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो वैक्सीन बनती है वो सेफ होनी चाहिए, यानी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहले टेस्ट होती है सेफ्टी, दूसरी टेस्ट होती है वैक्सीन में। जब गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों की सूची में 19 और इलाकों को शामिल किया है, जबकि 4 क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में नगर निगम की बहुआयामी कार्यनीति के अच्छे परिणाम मिले हैं। केरल में कोविड-19 के संक्रमण से आज 225 नए मामले सामने आए, जबकि 126 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए। ये लगातार तीसरा दिन है जब संक्रमण के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए। नए संक्रमित लोगों में से 117 लोग विदेशों से लौट रहे हैं और 57 लोग अन्य राज्यों से आए हैं। अन्य 38 लोग इन लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। राज्य में फिलहाल 2,228 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,174 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में कल से पूर्णबंदी हटाने का निर्णय लिया है, जबकि मदुरई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में इसे और 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने बताया कि मदुरई में इस महीने की 12 तारीख तक पूर्णबंदी जारी रहेगी, ताकि कोविड-19 का फैलाव रोका जा सके। चेन्नई में पूर्णबंदी खुलने के बाद राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। एक रिपोर्ट।
कि 19 तारीख से पूर्णबंदी लागू की गई थी। आज इसकी अवधि समाप्त हो रही है। हालांकि मदुरई में एक और सप्ताह पूर्णबंदी जारी रहेगी। वहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे जारी रखने का फैसला किया गया है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों के कुछ पूजा स्थलों को नए नियमों के साथ कल से खोलने की अनुमति दे दी है। पूजा स्थलों में लोगों को मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने इस महीने हर रविवार को पूरे राज्य में पूर्णबंदी को लागू रखने का भी निर्देश दिया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईटानगर में कल से शुरू हो रहे लॉकडाउन के समय में संशोधन किया है। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि कल शाम 5 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि राजभवन, राज्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ईटानगर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी व्यापारिक और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। केवल बैंक और एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वास्थ्य केंद्र और इंटरनेट तथा प्रसारण सेवा सुचारू रहेंगी। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 के टीके इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला द्वारा विकसित ज़ाइकोव-डी टीके से काफी उम्मीद है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने भी इन टीकों के मनुष्यों पर परीक्षण की मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया में टीके बनाने का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यूनिसेफ द्वारा विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले टीकों में से 60% भारत में निर्मित हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने इस बारे में जानकारी दी। जो वैक्सीन बनती है वो सेफ होनी चाहिए, यानी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहले टेस्ट होती है सेफ्टी, दूसरी टेस्ट होती है वैक्सीन में, जब वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजेक्शन से इम्यून रिस्पांस चालू होती है कि नहीं। तीसरी, वैक्सीन अगर सेफ हो और इम्यून रिस्पांस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं, अगर मान लीजिए वायरस आती है तब वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। और जब तक ये तीनों ठीक नहीं है तब तक हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, बाकी एजेंसी से पार्टनर कर रहे हैं, वो वैक्सीन चालू नहीं करें। तो चालू करने के लिए आईसीएमआर और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये 3 मुद्दों को पूरी तरह से देख रहे हैं। प्रोफेसर विजय राघवन ने देश में अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR प्रणाली को व्यापक बनाने और नियामक प्रणाली में सुधार करने का आह्वान किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 के निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय औद्योगिक विचार विमर्श को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राघवन ने कहा कि उद्योगों को अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके लिए CSR का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि एक दीर्घकालीन नीति बनाई जानी चाहिए जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योगों का निवेश आकर्षित हो सके। ये विचार विमर्श भारतीय उद्योग परिषद और विज्ञान नीति मंच के सहयोग से आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण रोकने के भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उसने जनवरी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप प्रबंधन लागू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे।
अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत कराया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिल्ली में निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का संचालन रिकॉर्ड 12 दिन में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्माण करने वाले हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। सरकार ने 9 राज्यों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। टिड्डियों से फसलों को खास नुकसान नहीं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ की केंद्र सरकार से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी में चीन की हुवई और जैक-टी कंपनियों को शामिल नहीं करने की अपील। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। सरकार ने आज कहा कि इस वर्ष 11 अप्रैल से 9 राज्यों के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार शामिल हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान के कुछ जिलों में फसलों को मामूली नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, दौसा और भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा जिले में टिड्डी दल सक्रिय हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 60 नियंत्रण दल तैनात किए गए हैं। ये दल वाहनों के जरिए छिड़काव कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि 200 से ज्यादा कर्मचारी टिड्डी दल अभियान में लगे हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फालोदी में 5 कंपनियां 12 ड्रोन से ऊंचे वृक्षों और अन्य स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव कर रही हैं। भारत पहला देश है जहां टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया में चीन की कंपनी हुवेई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को शामिल न करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में परिसंघ के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि देश के 7 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने ये अनुरोध किया है। परिसंघ का कहना है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से डाउनलोड प्रक्रिया बहुत तेज होती है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए सहायक है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही चीन की इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन दोनों कंपनियों पर साजिश रचने, काले धन को सफेद करने और बैंक धांधली के भी आरोप हैं। सरकार ने कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। ये अभियान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों में 125 दिनों के लिए चलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन इस अभियान का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए कुशल, अर्धकुशल और प्रवासी मजदूरों को पीने के पानी की आपूर्ति से संबंधित काम में रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने यहां गांवों में जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू करें, ताकि स्थानीय व प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों की आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रदेश के धार्मिक, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़ और अमरकंटक में मानसून सीजन में सुरक्षित यात्रा के लिए पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है।
पर्यटकों के समय एवं सुविधा अनुसार अलग अलग टूर पैकेज भी तैयार किए गए हैं। इसमें सैलानियों के लिए सुरक्षित यात्रा, ठहराव और सैर को शामिल किया गया है। बोर्ड द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा साफ सफाई के साथ खांसते छींकते समय पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. Third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत कोविड-19 संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी तिरुवनंतपुरम में कल सुबह से सप्ताह भर के लिए ट्रिपल लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इस दौरान केवल आपात सेवाओं को अनुमति होगी, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है, हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 10,000 शिक्षक और 10,000 छात्र शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 6 तारीख से 20 तारीख तक होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 10 अगस्त से और छात्रों का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। सफल प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की इस पहल की सराहना की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को बंद कर दिया है। संगठन ने अपने उद्देश्यों के समर्थकों का पंजीकरण कराने का अभियान चला रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन वेबसाइटों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ओडिशा में कंधमाल जिले के सिरला जंगल में सुरक्षा बलों के साथ आज एक मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ के बाद समूचे इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। राज्य के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि इस अभियान से उग्रवाद को समाप्त करने का ओडिशा सरकार का संकल्प और सुदृढ़ हुआ है।
श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए गठित उप समिति की आज जम्मू में बैठक हुई, जिसमें यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राज्य की कार्यकारी समिति ने कोविड महामारी को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही RT-PCR जांच करानी होगी। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक संबंधी पूजा अर्चना आज पहलगाम में की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन किए और भगवान शिव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे। महंत दीपेंद्र गिरी ने कुछ साधुओं के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आयोजन के लिए विस्तृत व्यवस्था की थी। महंत दीपेंद्र गिरी ने आकाशवाणी श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अमरनाथ जी से दुनिया भर में मानव जाति को शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। भूमि पूजा वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 2020 की शुरुआत का प्रतीक है। पहलगाम से दसूद रशीद के साथ श्रीनगर से मैं सुनील कोल। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में आज लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। समुद्र में करीब 5 मीटर ऊंची लहरें उठने से दक्षिणी मुंबई के वर्ले इलाके में कई जगहों पर पानी भर गया। एक रिपोर्ट। 3 दिन के लगातार बारिश के बाद आज पवाई लेक पूरी तरह से भर गई है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाके में दीवार गिरने, पेड़ के उखड़ने तथा जल भराव की घटनाएं सामने आई है। इस बीच मुंबई के कोलाबा में रहने वाले मछुआरों ने लगातार बारिश के कारण अपने घरों में जल भराव की आशंका के चलते स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहर और उपनगरों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि हवा की गति के साथ तूफानी मौसम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में तापमान 17 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होगा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। असम में ज्यादातर नदियों का जलस्तर घटने से आज बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। राज्य के 17 जिलों में करीब 7 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 5,000 लोग राहत शिविरों में हैं। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर सरकार कोविड महामारी के बीच हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उद्यमियों और निर्यातकों को अपने उत्पाद बेचने के अवसर प्रदान करने के लिए 2 वर्चुअल मेले प्रायोजित करेगी। ये मेले हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य विभाग के सह आयुक्त MK द्विवेदी ने बताया कि इन मेलों में भाग लेने वाले कारोबारियों के पंजीकरण का खर्च सरकार वहन करेगी। मेले में जम्मू कश्मीर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम भी भाग लेगा। हस्तशिल्प मेला 13 से 18 जुलाई तक और कालीन मेला 21 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से हस्तशिल्प और कालीन निर्यातकों तथा कारोबारियों को देश और विदेश में संभावित खरीदारों से सीधे संपर्क बनाने और उनके लिए अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला पेश करने का अवसर मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत कराया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा दिल्ली में निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का संचालन रिकॉर्ड 12 दिन में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्माण करने वाले हितधारकों के प्रयासों की सराहना की।
सरकार ने 9 राज्यों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। टिड्डियों से फसलों को खास नुकसान नहीं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ की केंद्र सरकार से देश में 5G नेटवर्क की नीलामी में चीन की हुवेई और ZTE कंपनियों को शामिल न करने की अपील। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।